सूखे सरोवर का भूगोल मणि मधुकर जी का रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज का शीर्षक कौतूहल उत्पन्न करता है ना। सूखे सरोवर का भूगोल। पहले ये जान लेते हैं रिपोर्ताज होता क्या है, क्योंकि आप कहानी, कविता, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, निबंध इन सब विधाओं से काफ़ी परिचित होंगे, लेकिन रिपोर्ताज के बारे में कुछ कम ही जानते हों। इंग्लिश में जो रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कोई घटना घटी हो तो जर्नलिस्ट उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसी का एक परिष्कृत रूप है रिपोर्ताज। रिपोर्ट में तथ्यों का संकलन मात्र होता है, लेकिन रिपोर्ताज उससे थोड़ा अलग है। वैसे विधा के रूप में रिपोर्ताज का विकास द्वितीय विश्व युद्ध अथवा सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंध है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो बड़ी मात्रा में उसकी रिपोर्टिंग भी हुई, और उन जर्नलिस्ट में कई ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने युद्ध क्षेत्रों से महायुद्ध की विभीषिका का ऐसा जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया कि पूर्व प्रचलित रिपोर्ट की विधागत सीमाओं को तोड़कर रिपोर्ताज नामक साहित्यिक विधा का जन्म हुआ। अब देखिए, रिपोर्ट होने के नाते घटना का यथा तथ्य वर्णन रिपोर्ताज का प्रमुख लक्षण है। लेकिन वर्णन कैसे होना चाहिए? वर्णन कलात्मक और साहित्यिक होना चाहिए। रिपोर्ताज में भावना का आवेग होता है, वह आवेग जो मनुष्य के संघर्ष को देखकर जन्म लेता है। अतः रिपोर्ताज के केंद्र में जो घटना या तथ्य रहता है, उसका संबंध मनुष्य और उसके संघर्ष से होता है। यहाँ भी मणि मधुकर जी ने राजस्थान से संबंधित रिपोर्ताज लिखा है। वे स्वयं वहाँ के निवासी हैं और अपने प्रदेश के लोगों के संघर्ष भरी जीवन का जीवंत वर्णन उन्होंने इसमें किया है। अच्छा, राजस्थान की जब बात आती है तो सबसे पहले आप और हम सब के मन में कौन कौन से दृश्य उभर कर आते हैं? जयपुर, वहाँ के महल, दुर्ग, वहाँ के लोक नृत्य जो काफ़ी रंग बिरंगी होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं, या फिर ऊंट, ये सब ना। लेकिन मणि मधुकर जी ने रेगिस्तान के दूसरे पक्ष के यथार्थ को हमारे सामने शब्द चित्र की भांति इस रिपोर्ताज में खींच दिया है। आपको पता ही है, राजस्थान के कई प्रदेशों में पानी की कमी रहती है, अकाल की समस्या रहती है, और ये एक नग्न सत्य है। और अकाल इस राज्य के आर्थिक और सामाजिक दशा पर विपरीत प्रभाव डालता है, और इसी सच को उसके पूरे ग्रामीण परिवेश के साथ, उसकी पूरे नग्नता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं मणि मधुकर जी अपने इस रिपोर्ताज में। जब आप पहले से पढ़ेंगे सूखे सरोवर का भूगोल, तो आपको लगेगा कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भाषा है राजस्थानी बोली से संबंधित है, ग्रामीण भाषा से संबंधित है। मुझे भी पहले यही लगा कि ये तो काफ़ी क्लिष्ट है, कई बातें ऐसे हैं कि समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब आप धीरे धीरे उस परिवेश को समझेंगे, तब आपको उसमें निहित सौंदर्य समझ में आएगा, और उस प्रदेश के लोगों की जो संघर्ष भरा जीवन है उससे आप भी रूबरू होंगे। तो चलते हैं सीधे रिपोर्ताज की ओर। पूरब के नाके पर कोटसती की देवल है और एक लेसुए का पीला रुख। मटमैले पत्ते रह रह कर खजले कुत्ते की तरह कान फड़फड़ाते हैं, फिर सहमे से आसपास की साए साए को सहारा देने लगते हैं। देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है इस रिपोर्ताज का, उसमें काफ़ी कलात्मक रूप से मणि मधुकर जी ने उस प्रदेश के सूखेपन को, उसके रूखेपन को शब्दों के द्वारा शब्द चित्र की भांति खींच दिया है। पूरब के नाके पर, नाके यानी होता है ना किसी रास्ते का वह छोर जिससे होकर लोग किसी और जाते या मुड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गांव का वह प्रधान स्थान जहां से किसी नगर, बस्ती आदि में जाने के मार्ग का आरंभ होता है।
तो पूरब के नाके पर कोट सती की देवल है। देवल यानी मंदिर। कोट सती की एक मंदिर है और एक लेसुए का पीला रुख है। लेसुए का एक पेड़ है। मटमैले पत्ते रह रह कर खजले कुत्ते की तरह कान फड़फड़ाते हैं। और वो पेड़ है जो काफ़ी सूखा हुआ है, उसके पत्ते मटमैले हैं। देखिए, ये दृश्य आपकी कल्पना से भी बाहर है, क्योंकि आप सब जब खास करके जब आप केरल से हैं, चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सूखा पेड़ तो हमने देखा ही नहीं है शायद। ओके, और ऐसे में वहाँ के पेड़ कैसे हैं? मटमैले पत्ते हैं। और वो देखकर कवि लेखक को ऐसा लगता है कि जो खजले कुत्ते होते हैं ना, कई कुत्तों को जो खुजाने की जो बीमारी हो जाती है, खुजते रहते हैं, उन कुत्तों के कानों की तरह फड़फड़ाते हैं ये। उतने रूखे सूखे पत्ते और ऐसे लटक रहे हैं, जान ही नहीं है उसमें। और फिर सहमे से आसपास की साए साए को सहारा देने लगते हैं। और आसपास भी साए साए, मतलब कि इतनी सुनसान जगह है, इतना रूखा है, इतना सूखा प्रदेश है। और उस प्रदेश को मानो उस मटमैले पत्ते की जो फड़फड़ाहट है, मानो वो उससे ताल मिला रही हो। एक काली शाख नीचे की तरफ झुककर बीच में दुहरी हो गई है, जैसे अधलेटी सांड की टांग। देखो कैसे चित्रित किया है। उसी वृक्ष की एक काली शाखा है जो नीचे की तरफ झुक गई है और बीच में वो दो हो जाती है, दुहरी हो जाती है। और ऐसा लगता है मानो वो एक अधलेटी सांड हो, उसकी टांग हो। देखिए, सांड अगर अधलेटा हो तो कैसे हो, उसके टांग ऐसे होते हैं ना, सेपरेटेड। तो वैसे ही वो वृक्ष जो है, उसकी एक काली शाखा है, वो सांड की तरह उसके टांग हैं। और उसकी नीचे झुकी हुई जो दुहरी शाखा है, वो एक अधलेटे सांड की टांग की तरह दिखती है। उस पर कुर्जा की नुकीली चोंच बाल धनुही की भांति चमकती है। अब देखिए, कुर्जा है, ये है कुर्जा। इसकी जो नुकीली चोंच है वो बाल धनुष की तरह चमकती है और अपने असमंजस में वह उस ओर तन जाती है जिधर सेखू जाटों की नंगी निचाट छतरियाँ हैं। और एक तरफ सेखू जाट रहते हैं। जाट एक जाति है जो पंजाब और राजस्थान में पाए जाते हैं। और उनकी जो नंगी निचाट छतरियाँ हैं, उनकी जो निवास स्थान है वो भी नंगी निचाट है, यानी एकदम रूखा सूखा सूना सूना नंगी है। और वहाँ भी कुछ खास हरा भरा नहीं है। करीब 1.5-2 फरलॉन्ग में फैला हुआ मसान का मैदान, और एक तरफ क्या है, श्मशान का मैदान है। सफ़ेद चूने के छोटे छोटे ढेर राख। अब उस श्मशान है तो जाहिर है छोटे छोटे ढेर होंगे जहाँ लोगों को दफनाया गया हो। और निसंग पत्थर, फोग, आँख और झाड़ियों के उलझे हुए तन। ये फोग और आँख, ये जो है कंटीली झाड़ियाँ हैं जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं अक्सर, उनके उलझे हुए तन हैं। और वहाँ सीनरी के लिए क्या है, निसंग पत्थर हैं, कुछ एकदम निसंग है, यानी कि जीवन के कुछ लक्षण ही नहीं है भाई। सीनरी हो तो आपको लगेगा, आपको कहे कोई कि भाई सीनरी का ड्रॉ करो, तो आप क्या करेंगे, हरे भरे वृक्षों को दिखाएंगे, झरना दिखाएंगे या फिर नदी दिखाएंगे। और यहाँ तो क्या है, निसंग पत्थर है, मसान का मैदान फैला हुआ है, झाड़ियाँ हैं और जो वृक्ष हैं उसकी शाखाएं काली हैं, यानी कि सूख कर काली हो गई हैं। और उस पर भी उनके जो पत्ते जो हैं मटमैले पत्ते हैं, सूख गए हैं, मैले हैं, धूल पड़ी हुई है उसमें, एकदम से सूख गए हैं। और उसे देखकर कवि हृदय मणि मधुकर जी को क्या लगता है कि जो कुत्ते हैं उसके जो कान हैं वो खुजाते रहते हैं ना, जो खुजाने वाले जो कुत्ते होते हैं, जो बीमारी होती है खुजने की जो बीमारी है, वो उससे परेशान जो कुत्ता होता है उसके कान के समान है। यानी कि संपूर्ण परिवेश ऐसा है कि उसमें कुछ भी मनमोहक नहीं है।
देवल के बाएं पक्ष से निकलकर एक अधीर सी पगडंडी मसान के आधे भाग को लांघती है। अचानक ढलान में गिरती हुई छत्तर ढानी में घुस जाती है। अब जो देवल है, जो मंदिर है, उसके बाएं तरफ से निकलकर एक पगडंडी आती है। एक पगडंडी यानी एक छोटा सा रास्ता, मसान के आधे भाग को वो लांघ जाती है और अचानक ढलान में गिरती हुई छत्तर ढानी में घुस जाती है। अब क्या है ये ढानी? ये ढानी जो है एक लोकल वर्ड है राजस्थान में, जो खेत में रहने के लिए जो घर बनाए जाते हैं उन्हीं को ढानी कहा जाता है। यह राजस्थान और कई राज्यों की बसावट की विशेषता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा, राजस्थान के बारे में जब सुनते हैं तो दुर्गों के बारे में बात होती है, हवा महल के बारे में बात होती है, पिंक सिटी के बारे में बात होती है ना, लेकिन ढाणियाँ के बारे में कोई नहीं जानता। तभी तो साहित्य की विशेषता है कि साहित्य हमें जीवन के विविध आयामों से परिचय कराती है कि जहाँ दुर्ग है तो वहाँ ढाणी भी है। तो वो देखिए, वो मंदिर है जो देवल है, उसके साइड से एक छोटी सी पगडंडी है जो मसान है, जो श्मशान के आधे भाग को लांघती हुई कहाँ जा पहुँचती है? एक ढाणी में पहुँच जाती है। तीसरे पहर की उस गर्द भरी धूप में हर चीज़ धीमे धीमे ऐंठ रही है। देखिए, दोपहर नहीं है, तीसरा पहर है, यानी एकदम गर्मी है। धूप में हर चीज़ धीमे धीमे ऐंठ रही है। इतनी गर्मी है, इतना धूप है, अकुला रही है और मैं बेचैनी के इस खुरदुरे हिस्से में से गुज़र रहा हूँ। मेरे लिए ये हिस्सा, कवि लेखक के लिए, मणि मधुकर जी के लिए यह हिस्सा, इस हिस्से से गुज़रना बेचैनी के दौर से गुज़रने के जैसा है। मेरे पाँवों के तले मेरी अपनी ज़मीन है, भूरी भभक वाली। देखो, हरा भरा नहीं है, भूरा है और भभक वाली है। मेरी आँखों के सामने मेरी बंजर आँखों के संगाती रंग हैं और मैं उनके कौंध रचे कोनों को पहचानता हूँ। मैं इस गांव के एक एक कोने को पहचानता हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी मिट्टी है। मेरे जिस्म के रोए रोए में यह बालू, वह बाबली हवा फड़क रही है। देखिए, ये जो बालू है मेरे जिस्म के रोए रोए में ये फड़कती है। सुनो बेलिया, मैं इन कच्ची लगातार उठती डहती दीवारों के चौगान में खड़ा होकर तुम्हें पाना चाहता हूँ, खोजना चाहता हूँ। सुनो बेलिया, बेलिया यानी मित्र। हे मित्र, मणि मधुकर उस प्रदेश को अपना मित्र कहकर संबोधन करते हैं। उनके रग रग में उसकी एक एक कण कण बसा हुआ है। मैं इन कच्ची लगातार उठती डहती दीवारों के चौगान में खड़ा होकर तुम्हें पाना चाहता हूँ, खोजना चाहता हूँ। यानी स्वयं को, तुम्हें खोजना अपने आप को खोजने के समान है क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का रग रग से मेरी पहचान है। तुम्हें आवाज़ देना अपने आप को पुकारना है, उन शब्दों की खंक आंधी में चलना है। खंक, देखो ऐसे वर्ड्स से हम परिचित नहीं हैं अक्सर, लेकिन खंक क्या है? जो धूल भरी जो आंधी उठती है ना। देखो ऐसे रेगिस्तान में जब धूल की आंधी उठती है तो उन शब्दों की खंक आंधी में चलना है, तुम्हें पहचानना। यानी कि तुम्हें जानना मेरे लिए इस प्रकार के एक आंधी से गुजरने के जैसा है। मेरा अनुभव काफ़ी तीखा है और उसे शब्दबद्ध करना भी उतना ही मुश्किल है। जहाँ एक बिंदु पर तुम्हारा सिर भाले की नोक सा चिलक रहा है और उस आंधी के बीच कहीं ना कहीं तुम्हारा सिर भाले की नोक की तरह चमकता है। यानी तुम दिख जाते हो मुझे, इस आंधी में भी मैं तुझे देख सकता हूँ। हे बेलिया, हे मित्र, ये प्रदेश जो है ये मेरे इतना करीब है कि मैं इसे रग रग जानता हूँ, लेकिन इसे शब्दबद्ध करना मेरे लिए खंक आंधी में चलने के समान है। देखो कैसे भावात्मक रूप से, जैसे मैंने पहले कहा, रिपोर्टाज में भावना का समावेश होता है, केवल रिपोर्टिंग नहीं है, है ना।
रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग हुआ, लेकिन रिपोर्टाज में कलात्मक रूप से, साहित्यिक रूप से, भावनात्मक रूप से जब लेखक उस प्रदेश का रिपोर्ट तैयार करता है तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। सिराम को देखते ही ठंडे चूल्हे पर रखे हुए औंधे तवे का ख्याल आता है। अब देखिए वहाँ इनकी मुलाकात सिराम से होती है। अब ये नाम आप याद कर लीजिए, सिराम जो है, जो पहला कैरेक्टर है जिसके बारे में लेखक वर्णन करने जा रहे हैं, उसे देखते ही लेखक को कैसे लगता है, ठंडे चूल्हे पर रखे हुए औंधे तवे का ख्याल आता है। तवा जो होता है ना जिसमें हम रोटी सेकते हैं, उसे अगर औंधे रख दो, उल्टा कर रख दो चूल्हे पर, तो सिराम का मुंह भी वैसे ही है, गोल गुम्मा, एक तवे की तरह। कांचर बीजों की सी चंदी चिपचिपी आँखें, कांचर के बीजों के समान एकदम चिपचिपी आँखें हैं उसकी। गाल की उठान में दरांती की धार का निशान। अब उसके गाल में एक दराती का निशान भी है, मतलब कि दराती जो होता है ना घास काटने के लिए जो हम उपयोग करते हैं, देखो ये है दराती, इसका निशान पड़ा हुआ है इसके गाल में। कभी बाजरे की सिट्टियाँ तोड़ते हुए लगा होगा, ये अक्सर खेत में बाजरे तोड़ता है तो हो सकता है उस समय लगा होगा। वह अनमने ढंग से मेरी पीठ में कुहनी मारता है और झुनझुने वाली खिलखिल हंसी में बिखरता हुआ सामने आ जाता है। अब जब मेरी मुलाकात सिराम से होती है, जिसका मुंह औंधे तवे के समान है और जिसकी आंखें कांचर बीजों के समान है, देखिए कैसे वर्णन करते हैं, एक व्यक्ति का वर्णन किया है। और ये जो सिराम है लेखक से काफ़ी करीबी रिश्ता रखते हैं, मित्र है। तो वो क्या करता है, वो लेखक के पीठ में कुहनी मारता है और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। यह उसकी जूनी आदत है, पुरानी आदत है। 8-10 साल की उम्र में सिराम के साथ मैं जब ढाइलो खेलता था तो वह इसी तरह पीछे से मुझे पसली मार दांव देकर गिरा देता था। अब देखिए 8-10 साल से ही मेरा परिचय है सिराम से। हम लोग ढाइलो खेलते थे, एक लोकल गेम होता होगा राजस्थान का, हम लोग ढाइलो खेलते थे और उस समय भी यही करता था वो। अब बड़ा हो गया है, इतना मैच्योर हो गया है, लेकिन फिर भी अब भी वही करता है। और उस समय मैं क्या करता था, दौड़ कर मैं उसकी गर्दन चाँपने की कोशिश करता और पकड़ में आ जाता तो आंटी ठोंक देता था, लेकिन अक्सर वह पट्ठा किसी न किसी तरह बच निकलता था। बचपन से ही सिराम की ये आदत थी, मेरे पीठ पर आकर कुहनी मारता था और मैं भी नहीं छोड़ता था। बचपन में मैं भी उसे पकड़ लेता था और आंटी ठोंक देता था, लेकिन अक्सर क्या होता था, ये बच जाता था। और लेखक को देखते ही सिराम क्या पूछता है, क्या कर रहे हो पढ़ेसरी? वह पूछता है और खोंकों की कुछ फलियां मेरी तरफ बढ़ा देता है, खाओ। अब देखिए मुझे पढ़ेसरी कहता है, क्या क्या पूछता है वो, क्या कर रहे हो पढ़ेसरी? और मुझे खाने के लिए खोंकों की फलियां देता है। मैं पढ़ेसरी अर्थात पढ़ा लिखा। सिराम जब मिलता है यह व्यंग्य करता है। एक रोज़ उसने कहा, तुम इतने बिरलबान हो गए हो कि अब तुमसे बतलावन करते हुए संकोच होता है। एक बार उसने मुझसे कहा भी, भाई तुम इतने ज्ञानी हो गए हो कि अब मुझे तुमसे बात करने में भी, अपनी बातें कहने में संकोच होता है। मैं झेंप गया। अब मुझे इस बात में काफ़ी दुख हुआ क्योंकि सिराम मेरा बचपन का दोस्त है। अब दोस्ती में ये ज्ञान की बातें कहाँ से आ गई? दोस्ती में कुछ नहीं होता, दोस्त आपस में सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन आजकल सिराम को लगने लगा है कि मैं काफ़ी ज्ञानी हो गया हूँ, बिरलबान हो गया हूँ और हमारे बीच में शायद हमारे दोस्ती में ये एक अड़चन सी आ गई है। उसकी निगाहों में मैंने अपने लिए एक दूरी देखी और पहली बार मुझे पढ़ेसरी होने का अफसोस हुआ। उस समय मुझे अफसोस हुआ, अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरा दोस्त ऐसे सोचने लगा है। यह वही सिराम है जिसे रावले में चोरी करना अच्छा लगता था। पकड़े जाने पर गोले इसकी जमकर पिटाई करते, कांट चढ़ते और थाने में दे आने की धमकी देते थे। ये सिराम क्या था, चोरी करता था, कुछ ना कुछ तो चोरी करता था और जब पकड़ा जाता था
तो उसकी पिटाई होती थी। गोले इसकी जमकर पिटाई कर, मार वार से मुक्त होकर वह मेरे पास आता और बुदबुदी में बोलता था, तुम बड़े होकर थानेदार बनना, तब मैं इस रावले में खूब चैन करूँगा, और ये जो साले गोले हैं ना, इनको तो मुर्गा बनाकर नचाऊँगा। और ये जब पिट कर आता था मेरे पास, तब मुझसे कहता था कि तुम बड़े होकर थानेदार बनना, तब मैं इस रावले में खूब चैन करूँगा। मतलब कि मैं अपनी मनमानी से चोरी करूँगा, मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत किसी को होगी नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त जो तू है वो थानेदार है। मुझ पर खींचता है तो इसलिए कि इतने दर्जे पढ़ने के बाद भी मैं पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हुआ। हो जाता तो ढाणी में सिराम का रौब पड़ता और वह लोगों से अपनी ठुकाई का बदला लेने में समर्थ हो सकता था। अब उसकी, सिराम की, एक शिकायत ये थी कि तू इतना पढ़ लिख गया लेकिन तू थानेदार क्यों नहीं बना भाई, क्योंकि अगर तू थानेदार हो जाता ना तो ढाणी में मेरा रौब बढ़ जाता और लोगों में अपनी ठुकाई का बदला लेने में मैं समर्थ हो सकता था। फिर वो अगला प्रश्न पूछता है, मेम को नहीं लाए? उसके इस सवाल ने मेरे होठों पर मुस्कुराहट खींच दी। मैंने ना में सिर हिलाया तो वह थोड़ा मायूस हो गया। अब देखिए, वो मेरी पत्नी के बारे में पूछता है, मेम को नहीं लाए। अब वो सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने ना में सिर हिलाया तो वो थोड़ा मायूस हो गया। पिछली दफ़ा पत्नी साथ थी। सिराम उसे देखकर सक पका गया। पिछली बार मैं अपनी पत्नी के साथ गया था गांव, तो वहाँ सिराम से मुलाकात हुई थी और वो मेरी पत्नी को देखकर एकदम सक पका गया था। कुछ क्षण कटे संवरे कंधों पर, खुले बालों और साड़ी ब्लाउज़ के पहनावे को घूरता रहा। वो कुछ क्षण मेरी पत्नी के पहनावे को देखकर, क्योंकि जो राजस्थान की, जो ग्रामीण प्रदेशों की स्त्रियां पहनती हैं, उस प्रकार की वेशभूषा मेरी पत्नी ने नहीं पहन रखी थी, तो वो सकपका सा मेरी पत्नी को घूरता रहा कुछ देर और फिर मेरे नज़दीक आकर बोला, हे मिनिया, यह कोई औरत है या खिलौना मैम? ससुरी जब से आई है फर फर हंस रही है। और मेरे पास आकर कहता है कि भाई ये क्या है भाई तेरी पत्नी, ये कोई औरत है या खिलौना है? जब से आई है हंस रही है फर फर। बाद में वह इतना हिल मिल गया था पत्नी से कि बात बेबात उसका पक्ष लेकर मुझे डांटने लगता था। अब बाद में, पहले पहल तो जब उसने शहरी औरत के पहनावे को देखा, यानी कि मेरी पत्नी की जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसे देखा, तो वो अचंभे में पड़ गया और उसे कुछ अजीब सा लगा होगा शायद। लेकिन बाद में जब वह मेरी पत्नी से इतना हिल मिल गया कि बात बेबात उसका पक्ष लेकर मुझे डांटने लगता था, उसकी नाराज़गी कुछ इस तरह फूटती थी। वो मुझे कैसे डांटता था, पोथी बाँच लेने से ही क्या हो गया, इस मिनिया में अक्ल तो लून बराबर भी नहीं है। अब देखिए, बड़े बड़े ग्रंथ इसने पढ़ लिए, पोथी बाँचना यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, इससे क्या फ़ायदा भाई? ये जो मिनिया है ना, इसमें अक्ल तो लून बराबर भी नहीं है। लून यानी नमक, नमक भोजन में कम ही डालते हैं, कम से ही काम चल जाता है, लेकिन फिर इसमें तो अक्ल लून के बराबर भी नहीं है। ज़्यादा चिप्पड़ चिप्पड़ की तो लगाऊंगा दो धौल और काट के कुएं में डाल दूंगा, समझे? अगर तू ज़्यादा चिप्पड़ चिप्पड़ करेगा ना तो मैं तुझे काट के कुएं में डाल दूंगा। मेम को रखने के लक्षण तुझ में नहीं है। ये जो मेम है, तुम्हारी पत्नी है, इसे रखने के लक्षण ही तुम में नहीं है भाई। जा भाग यहाँ से और पहले अपने पोतड़े धो, अभी नाक साफ करने का तो शऊर नहीं है। देखिए कैसे ग्रामीण निष्कलंक रूप से कहते हैं, पत्नी के सामने कहते हैं, अपने दोस्त को कहते हैं कि तुझे अपने नाक साफ करने का शऊर भी नहीं है, उसका तरीका भी तुझे नहीं मालूम है। आए हैं यार जटमलन बन के, अरे कीचड़ में मुंह देखो, बुलबुले फूट रहे हैं और शक्ल रब्बे मियाँ की सी। अब देखिए कैसे कैसी बातें करता है। ये जो सिराम जो है थोड़ा मुंहफट है, दोस्ती में आवेश में आकर कुछ भी कह डालता है। सिराम बोली का थोड़ा अकड़ शेर है, पर उसकी तीजन यानी तीसरी बीवी पूरी सवा शेर है। अकाल पड़े तो पहली वाली दो इधर उधर हो गई या पता नहीं मर गई। देखो कितने निसंग भाव से
श्री राम की 2 पत्नियों के बारे में कहा जा रहा है कि अकाल पड़ी तो पहली वाली 2 पत्नियां जो थी इधर उधर हो गई, जैसे बकरी या भेड़ जो इधर उधर हो जाते हैं, पता नहीं या मर भी गई। अब इस तीजन से नाता जुड़ चुका है। अब श्री राम ने इस तीसरी पत्नी से नाता जोड़ लिया है जो खुद बाल बच्चों वाली थी। इसके भी अपने बाल बच्चे थे। दुर्भिक्ष के समय वह उनसे बिछुड़ गई और भटकती हुई श्री राम के घर आ बैठी। दुर्भिक्ष यानी ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले, यानी कि अकाल का समय, दुर्दिन, आपत्ति काल, जब अनाज की कमी हो। बाल बच्चे थे, ये अपने परिवार से भटक गई और आकर बैठ गई श्री राम के घर। 3 साल से उसकी आंट में है। गोद भी फिर हरी हो गई है। पति पत्नी में खूब प्रेम और अच्छी खासी लड़ाई है। कड़वाहट ही मिठास है। देखिए तीसरी पत्नी और श्री राम के बारे में कैसे वर्णन किया गया है कि इसके भी अपने परिवार था, लेकिन ये अपने बाल बच्चों वाली थी। इसके भी बाल बच्चे थे, इसका भी अपना परिवार था। ये उनसे बिछड़ गई और इधर श्री राम की 2 पत्नियां थी, जाने मर गई या इधर उधर हो गई। तो जीवन ऐसा है, देखिए संघर्षमय जीवन है, जिसके बारे में आगे आगे हम और देखेंगे। और अब श्री राम और ये तीसरी पत्नी एक साथ रह रहे हैं। पति पत्नी में खूब प्रेम व्रेम है। गोद भी फिर हरी हो गई है, यानी ये फिर प्रेग्नेंट हो गई है। और कड़वाहट की मिठास, और कड़वाहट ही मिठास है। देखिए दोनों आपस में लड़ाई भी होती है, प्रेम भी होता है। ढाणी में तीजन कुहनियों तक घूंघट निकाल कर चलती है और कायदे वाली औरत मानी जाती है। अब देखिए जब ये ढाणी में चलती है, अपने गांव में जब चलती है, ये जो औरत है तीसरी पत्नी श्री राम की, कुहनियों तक घूंघट निकाल कर चलती है। ग्रामीण स्त्रियां जो आपने देखा होगा घूंघट डालकर चलती हैं, और इस प्रकार चलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कायदे वाली औरत मानी जाती है। मैंने जब घनश्याम से कहा कि तीजन की फ़ोटो ले लो, तो उसने घूंघट में से एक गुस्सैल आँख बाहर निकालकर मेरी ओर देखा और धम्मड़ धम्मड़ करती हुई कोठरी में घुस गई। वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है, वो काफ़ी यानी ये तीजन है, रीति रिवाज का पालन काफ़ी करती है। जब उसकी फ़ोटो लेने की बात की गई तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। एक तो पर पुरुष है, दूसरों के सामने वो अपना घूंघट नहीं खोलती। गुस्सैल आँख दिखाकर, गुस्सैल आँख बाहर निकालकर उसने मणिशंकर की ओर उसने लेखक की ओर देखा। और जो घनश्याम जो है शायद फोटोग्राफ़र होगा, क्योंकि रिपोर्ट लेने आए हैं, रिपोर्टाज लिखने आए हैं, तो साथ में एक फ़ोटोग्राफ़र होगा। और वो धम्मड़ धम्मड़ करती हुई गुस्से से अपने कमरे में घुस जाती है, कोठरे में घुस जाती है। लेकिन इस बीच कैमरे में वो क्लिक हो चुकी थी, इसी बीच उसका फ़ोटो ले लिया गया था। तो देखिए गांव की स्त्रियों की हालत, पूरे कोहनी तक घूंघट डालकर निकलने की जो रिवाज है, और ऐसे अगर निकलो तो कायदे वाली औरत मानी जाती है। और दूसरी तरफ वो परिवार से बिछड़ी हुई है, बाल बच्चे वाली थी, अभी यहाँ आकर बैठ गई है। तो इस प्रकार के जो सामाजिक बातें हैं, इस प्रकार के जो रिवाज हैं गांव के, राजस्थान के जो ग्रामीण प्रदेश की जो संस्कार हैं, वहाँ की जो रीति रिवाज हैं, वहाँ की जीवनचर्या है, उससे हमें परिचय कराते हैं मणि मधुकर जी। बरसों तक सूखे की हालत रहती है और गांव के गांव खाली हो जाते हैं। अब देखिए सूखा आता है, अकाल आता है, बरसों तक, कई साल ऐसे होते हैं कि बारिश ही नहीं होता और गांव के गांव खाली हो जाते हैं। कुनबे की चिंता अस्तित्व खो देती है। कुनबा जो है, जो परिवार है, खानदान है, देखिए हमारे भारतीय समाज में, हमारे जो सोशल सेटअप में परिवार एक बहुत बड़ा इकाई है ना, जहाँ माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, और परिवार का अस्तित्व, उसकी जो चिंता रहती है बुजुर्गों को। लेकिन परिस्थितियाँ यहाँ ऐसी हैं, इतनी
अकाल पड़ती है, बरसों तक सूखा होता है कि लोगों में अपनी अपनी जान बचाने की आपाधापी मच जाती है और वे रोजी रोटी की तलाश में कहीं भी चले जाते हैं। अब देखिए, भूख सबसे बड़ा सत्य होता है। अपना परिवार का अस्तित्व बाद में आता है। अपना जो होता है, क्या क्या कहते हैं ना, अपना जो परिवार का जो रुतबा होता है, जो हमारा स्टेटस होता है समाज में, स्टेटस वेटस तो तब होता है जब पेट भरता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, रोज़ी रोटी ही नहीं मिल रही है, पानी ही नहीं है, बरसात ही नहीं है, तो क्या होता है, लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। संपन्न बनिए ब्राह्मण जब कमाने के लिए कलकत्ता, मुंबई आदि बड़े शहरों की तरफ जाते हैं तो उसे दिसावर जाना कहते हैं। देखिए, वहाँ का एक टर्म देखिए, दिसावर, आपने नहीं सुन रखा होगा, मैंने भी पहली बार सुना है। दिसावर यानी वहाँ के जो संपन्न बनिए और ब्राह्मण हैं, जब वो कलकत्ता, मुंबई आदि जगह जाते हैं बिजनेस के लिए, तब उसे कहा जाता है कि वो तो दिसावर गया है। लेकिन जब एक छोटा कमज़ोर आदमी भूख प्यास से बेहाल होकर इन्हीं स्थानों के लिए घर बार छोड़ता है तो उसे मऊ जाना कहा जाता है। जब गरीब भूखा अकाल के कारण, यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है भाई, खेती करें भी तो कैसे करें, पानी ही नहीं है, तो गांव छोड़कर जब गरीब आदमी जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मऊ जाना कहते हैं। जुगली मऊ में जगह जगह फिर। अब दूसरी जो कैरेक्टर है इसमें जो आते हैं, जुगली, वो आती है। पहले कौन था, सिराम आया। अब ये जो जुगली है ये मऊ में जगह जगह फिरी है, यानी कि भूख के कारण ये अपने गांव छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर कई जगह भटकी है। ऊंचे ऊंचे खेल तमाशे देखे हैं, कई बाबुओं की प्यारी रही है। अब देखिए पेट, अब देखिए भूख के कारण वो अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर होती है जुगली। कई बाबुओं की प्यारी रही है, यानी बाबुओं को खुश करेगी तभी तो उसे पैसा मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा। तो जुगली का जीवन जो है वो भटक चुकी है कई बार, कई बाबुओं की प्यारी रही है और फ़ोटो खिंचवाने का चाव रखती है। अब देखिए, सिराम की जो पत्नी है उसके जैसे नहीं है, ये कई बार मऊ जा चुकी है जुगली, और ये फ़ोटो खिंचाने का चाव इसमें है। जिस जिस का पेट लिया उसके बच्चे वहीं छोड़ दिए। अब देखिए, ये मऊ कई जगह गई है, तो होता क्या है, कई बार ये प्रेग्नेंट भी हुई होगी और जिस जिस का पेट लिया उसके बच्चे वो वहीं छोड़ देती है, बिना किसी मोह के लौट आई। एक राजकोट में, दो अहमदाबाद में। देखिए कैसी हालत है, राजकोट में गई है ये मऊ के कारण, यानी कि अपने भोजन के तलाश में जैसे भी जीना चाहती है तो उसके लिए अपना शरीर बेचती है, और शायद वहाँ उसका बच्चा होता है, राजकोट में होता है, दो तो अहमदाबाद में हुआ। किसकी कैसे संभाल रखी। अब देखिए, उसका अपना बच्चा है, चाहे वो किसी और बाबुओं का हो, लेकिन है तो वो माँ, लेकिन माँ की ममता वो दिखाने का उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। टाबर टिक्कर तो इस तरह हो ही जाते हैं, पर उन्हें खिलाने पिलाने का जुगाड़ कहाँ से हो। देखिए, प्रसव के बाद केवल बच्चे को जन्म देना ही काफ़ी नहीं है, उसे खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, तो बच्चों को कहीं ना कहीं छोड़ कर ही आ जाती है। देखो कितना दारुण दृश्य है। एक जुगली है जो अपना शरीर बेच चुकी है, मऊ जा चुकी है, खाने की तलाश में, भोजन के तलाश में गई है भाई, मजबूरीवश गई है, और अपने ही रक्त को, अपने ही बच्चे को न जाने कहाँ कहाँ छोड़कर, जैसे जानवर छोड़कर आते हैं, जैसे कुत्ते अपने पिल्लू, कुत्ते भी नहीं छोड़ते भाई पिल्लों को, लेकिन ये जो औरत है मजबूरी के कारण छोड़ कर आती है। वह उत्साह से कैमरे के सामने खड़ी हो गई और अपने धनी यानी कि अपने पति नेवज्ञ को भी खींचकर बगल में खड़ा कर देती है। अब ये जिसका पति भी है, धनी जो है, नेवज्ञ है, उसे खींचकर वो फोटो के लिए पोज करवाती है। नेवज्ञ मजबूत काठी का पट्टा है, अलमस्त है। ये जो नेवज्ञ जो है, उसका फिजिक जो है एकदम मजबूत काठी का है, जात से खाती है, उसका जात जो है खाती जाति का है,
अच्छा कारीगर है लेकिन आत्मभीरू और जल्दबाज है, थोड़ा जल्दबाजी करता है। रावले की सुरती बयान। बयान क्या है? अब देखिए ये जो टर्म्स हैं ये हमारे लिए, देखिए ये जो टर्म्स हैं इनसे हम परिचित नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे परिचय हो जाता है। बयान यानी ठकुरानी के साथ दहेज में आई हुई गोली। दहेज में ठकुरानी के साथ दासियां भी आती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बयान कहते हैं। तो वैसे ही एक बयान थी सुरती। उसने एक बार ये जो जुगली के जो पति हैं, जो कारीगर है, उसे बुलाया अपने किवाड़ों की जोड़ायत ठीक करने के लिए। वह औजार लेकर पहुंच गया और अपनी धुन में गुनगुन करता हुआ काम करने लगा। सुरती बाल्टी उठाकर बाजू के कुंड से पानी लाने चली गई। अब देखिए सुरती के घर में के दरवाजे में उसकी जो किवाड़ है वो बंद नहीं हो रहा था शायद। उसकी मरम्मत कराने के लिए किसे बुलाया गया? नेवगिया बुलाया गया। नेवगिया कौन है? जुगली का पति है। वो एक अच्छा कारीगर है लेकिन थोड़ा जल्दबाज में करता है काम। तो नेवगिया ने आरी जोर से चलाई तो वह पीछे की टांग से जा भिड़ी और उस पर रखा हुआ संदूक नीचे गिर पड़ा। अब देखिए ये जो आरी जो है ना, जो चलाते हैं, जो उसको क्या कहते हैं? सौ कहते हैं, इंग्लिश में सौ कहते हैं। देखिए ये है आरी जो कारपेंटर्स चलाते हैं। तो नेवगिया, जैसे पहले कहा, वो थोड़ा जल्दबाज है, केयरफुल नहीं है। तो वह ऐसा चलाता है आरी कि उससे क्या होता है, उसकी जो दूसरा भाग है वो एक ताक से जा भिड़ता है और उस पर रखा हुआ संदूक नीचे गिर जाता है। उसमें कांच का सामान था, सब टूट फूट गया। नेवगिया घबराया। देखिए जिस घर में काम के लिए गया वहाँ इतना बड़ा नुकसान कर दिया तो घबराएगा ही। हड़बड़ा कर उठा तो छींके के सिर टकराया और दही की हांडी गिरकर चूर हो गई। अब देखिए जब उसने देखा कि संदूक में जो रखे सामान थे, शीशे के सामान थे, सब टूट फूट गया, कांच का था, तो वो हड़बड़ा कर उठा तो उसका सिर दही की हांडी पर लगकर वो भी दही भी गिर गया। तो वो आरी फेंक कर भागा। फलसे को झटके से खोलकर अलग किया तो वह परिंदे से जा लगा और घड़े फूट गए। नेवगिया गली में आया। अब देखिए हड़बड़ी में उससे इतना नुकसान हुआ, वो भागा, बाहर की ओर भागा। वह जान बचाकर निकलना चाहता था पर सुरती मिल गई। उसने पूछा, क्यों रे खाती, किवाड़ ठीक हो गए? अब देखिए वो जान बचाकर आरी भी छोड़कर अपना जो उसका जो औजार है कारपेंट्री करने का वो भी छोड़कर भागा बेचारा नेवगिया। और बाहर उसे उसकी मुलाकात किससे हुई? सुरती से हुई। वो पानी लेने गई थी, पास में ही वापस आ रही थी पानी लेकर। तो उसने पूछा, क्यों रे खाती, किवाड़ ठीक हो गए? नेवगिया गर्दन झुकाकर हाँ हूँ करने लगा। अब नेवगिया के पास कोई उत्तर ही नहीं था क्योंकि उसने इतना बड़ा नुकसान सुरती के घर में कर लिया था। सुरती ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आजा, तुझे मजूरी का अनाज दे दूँ। अब देखिए मजूरी में क्या देता है? अनाज दिया जाता है। तो वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अनाज देती हूँ, तुम्हारी मजूरी जो है। लेकिन नेवगिया तो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने हाथ को झटका दिया। सुरती के सिर पर रखी हुई पानी की बाल्टी गिर गई, कपड़े भीग गए, चूड़ियों के टुकड़े हो गए। अब देखिए वो झटक के भागता है, हाथ छुड़ाकर भागता है नेवगिया। तो इसमें क्या होता है? सुरती के सिर पर रखी हुई पानी की बाल्टी नीचे गिर जाती है, कपड़े भीग जाते हैं, चूड़ियाँ टूट जाती है। वो क्रोध से पांव पटकते हुए कहती है, मर नासपीटे, तुझे रो लूँ, तू जा मर, तेरे लिए मैं रो लूँ। मतलब कि उसे काफ़ी गुस्सा आता है। नेवगिया दौड़ लगाते हुए बोला, अभी क्या है, रोएगी तो घर जाकर। अब देखिए नेवगिया दौड़ते हुए बोलता है, अभी मेरे लिए मत रो, तू अभी तो रोएगी लेकिन घर जाकर रोएगी। क्योंकि घर जाकर जब वो देखेगी तो वो क्या देखेगी कि किवाड़ तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा उसके संदूक में जो कांच के सामान थे वो सब टूट गए, दही का हांडी टूट गया, इतना बड़ा नुकसान हुआ। जुगली स्वयं अपने धनी नेवगिया का यह दिलचस्प प्रसंग सुनाती है और होठों में पल्लू दबाकर हंसने लगती है। अब जुगली ये जो प्रसंग है उसके पति से संबंधित, उसे हंसी आती है। हर बार वो सुनाती है, सबको सुनाती है। और नेवगिया धमकाता है, हंस झूठी। अब नेवगिया गुस्से में आकर प्यार से कहता है, हंस झूठी। तो अगले सेशन में हम देखेंगे आगे आगे राजस्थान के
उस प्रदेश के गाँव के क्या क्या नज़ारे, क्या क्या बातें मणि मधुकर जी अपनी रिपोर्ट ताज सूखे सरोवर के भूगोल में कहते हैं। जुड़े रहिए, मस्त रहिए।